संजय जी, आपसे एक चीज मैं पहले जानना चाहूंगा कि पैसे बनाते कैसे हैं? देखिए, पैसे बनाने का एक फनल है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पैसे बनाना 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। आप कमाते कितना है, आप बचाते कितना है, और आप निवेश कैसे करते हैं। ओके, दीज आर द ओनली 3 थिंग्स विच विल मेक यू रिच। और आप कितना कमाते हैं ये तो आप पे निर्भर करता है। अब आप पे निर्भर करता है, हो सकता है आपकी शुरुआत अच्छी नहीं है, आपने करियर स्टार्ट किया, आपका तनख्वाह, लेट्स से आपकी तनख्वाह 15,000, 20,000, 25,000 है, बट दैट इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। तो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने जब जॉब ज्वाइन किया था, उसके 6 ईयर्स के अंदर मैंने अपनी सैलरी को 6 टाइम्स ग्रो किया। 6 टाइम्स? 6 टाइम्स, एंड फ्रॉम अ बेस ऑफ 7 लाख रुपीज। तो मतलब बाय द टाइम इट वाज 6th ईयर इन वर्क, मैं 40 लाख रुपए पे आ चुका था। वाओ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली अपने ऊपर निवेश करता था। तो मेरी जो भी सैलरी होती थी, इनकम होती थी, उसका 5% मिनिमम मैं अपने ऊपर निवेश करता था। लोग क्या गलती करते हैं, 22-23 साल पढ़ते हैं और उसके बाद सोचते हैं पढ़ने की जरूरत नहीं है। रादर अब आपको पढ़ना चालू करना है। अभी तो क्या आप स्कूल में थे, अभी आप एजुकेशन ले रहे थे, अब आपको स्किल्स चाहिए। और यही चीज अगर लोग समझ जाएं कि भाई स्किल्स अपग्रेडेशन आपको हमेशा लगता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिव इनकम बढ़ती है। एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ एक्टिव इनकम। जो भी व्यक्ति कर पाता है वो फंक्शन ऑफ एक्टिव इनकम होता है, पैसिव इनकम नहीं होता है। पैसिव इनकम का रॉ मटेरियल एक्टिव इनकम है। तो अगर जितनी ज्यादा आपकी एक्टिव इनकम, फॉर एग्जांपल आज आप एक काम कर रहे हैं, उसमें आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो आप, मैं कहूंगा चलो SIP करो, आप कितने की कर लोगे? 25,000, 30,000। यही काम आप करते हैं, आप 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो आप 2 लाख की भी SIP कर सकते हो, 1.5 लाख की भी SIP कर सकते हो। तो ये SIP का नंबर किस पे निर्भर किया? आप कमाते कितना हो। तो इसी तरह जब मैंने अपनी इनकम को बढ़ाया, तो मैंने अपने सेविंग्स रेट को भी अच्छा रखा, और सेविंग्स रेट के बाद इन्वेस्टमेंट रेट को भी अच्छा लगा। करेक्ट। जब ये 3 चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, आप अपना पैसा बना लेते हो। तो लोगों को लगता है कि एक ये कॉर्पस कमा लिया, फिर हम इसको म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, FD में डाल देंगे। एक तो FD के बारे में बताइए। FD के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जो पुराने जमाने के लोग थे वो स्टॉक मार्केट और मार्केट से बहुत डरते थे, तो लोग सोचते थे कि FD बनाओ, सेफ है, पैसे इतना आपका आएगा। पर आज के ज़माने में देखा है, जो हमारा FD में एक तो फुल टैक्स लगता है, दूसरी बात आपका जो क्या कहते हैं वो इन्फ्लेशन है, वो काट देता है। अब एक्चुअली आप अपना पैसा जो 1 करोड़ आज है, वो एक्चुअली आप डिप्रिशिएट ही कर रहे हो। सही कह रहे हैं आप। FD जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार FD बनाओ, FD बनाओ, FD बनाओ, क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जो सिर्फ FD में बिलीव करते हैं जी, कि सेफ्टी है जी। तो व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दैट? सी, FD एज एन इंस्ट्रूमेंट आपकी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकता, उसका काम ही नहीं है। ठीक है, तो वो सेफ इंस्ट्रूमेंट, और सेफ इंस्ट्रूमेंट से वेल्थ बनती नहीं है। वो रिस्क लेवल पे मतलब एकदम लीस्ट रिस्की है। अनलेस बैंक डूब जाए, हाँ, वो तो उसमें 5 लाख तक आपको मिल रहा है सरकार की तरफ से। Correct. तो आप 5 लाख करके 10 बैंक्स में FD कर दो, तो आपके 50 लाख की भी FD हो जाएगी। बट अगर आप वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो, तो FD इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट टू ग्रो योर वेल्थ। अब FD क्यों काम आती है? FD काम आती है आपके इमरजेंसी फंड्स के लिए। लाइफ में इमरजेंसी फंड्स होना बहुत जरूरी है। ये तभी रियलाइज होता है जब इमरजेंसी आ जाती है। हाँ. तब तक रियलाइज नहीं होता। करेक्ट। जिस दिन इमरजेंसी नॉक करती है डोर पे, उस दिन आपको लगता है यार काश मेरे पास 1 लाख रुपए होता, 2 लाख रुपए। तो वो 1 लाख रुपए भी आपको लगता है कि यार बहुत बड़ी चीज हो गई। क्यों? क्योंकि आपने कभी इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का सोचा ही नहीं था। तो इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं जो भी आप, उसको आप FD में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई इन्वेस्टमेंट अपनी सेल करी, और अभी आप दूसरा डिसीजन अभी तक ले नहीं पाए हो। एक टाइम है, ट्रांजिएंट टाइम है, 1 महीना 2 महीने का, तो अगेन आपने उसको FD में पार्क कर दिया कि चलो इतना ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते कि अभी बेचा और विद इन अ मिनट नया खरीद लिया। तो आपने टाइम ले रहे हो भाई, आपने घर बेचा और आपको नया घर लेना है, या फिर नया इन्वेस्टमेंट लेना है, नया कोई प्लॉट लेना है, तो आप वेट कर दिए, 2 महीने के लिए आपने FD में पैसा डाल दिया, पार्क कर दिया। So FD is for these reasons. FD is never for wealth creation. FD से आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि आप ही ने 2 रीजन बता दिए। एक तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन के आसपास है, दूसरा उस पर फुल मार्जिनल टैक्स लगता है। तो अगर आप 30% वाले ब्रैकेट में हो इंडिया में, तो इसमें टैक्स इसलिए लगता है बिकॉज रिस्क लेवल बहुत बिल्कुल जीरो है। और एज एन इंस्ट्रूमेंट वो इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट पे तो टैक्स लगता ही है। जो भी फिक्स चीजें होती हैं लाइफ में, उस पर इंटरेस्ट टैक्स। जैसे म्यूचुअल फंड भी तो इंटरेस्ट देता ही है एक पॉइंट पे। नहीं, म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट नहीं देता, वो डिविडेंड देता है। डिविडेंड। सी, समथिंग विच इज फिक्स्ड, समथिंग विच इज इन नेचर वेरिएबल, दोनों में बहुत फर्क होता है। डिविडेंड तब आता है जब कंपनी प्रॉफिट करती है। तो अभी जैसे LIC के केस में मैं आपको बताऊं, LIC के कुछ कंपनीज जो उन्होंने परचेज करी थी, शेयर्स परचेज किए थे 30-40 साल पहले, सब जो कोई कंपनी थी उसका 10 रुपए में उन्होंने शेयर परचेज किया। आज वो कंपनी 40 साल बाद उनको 20 रुपए का डिविडेंड देती है। तो 10 रुपए उनका परचेज प्राइस था, और आज 20 रुपए का उनको डिविडेंड मिल रहा है उसमें से। मतलब जितना परचेज प्राइस है उससे डबल का हर साल डिविडेंड आ रहा है, प्लस जो 10 रुपए का शेयर था वो आज 1000 रुपए हो गया है। जो तो डिविडेंड पे फुल टैक्स आएगा, और डिविडेंड पे फुल टैक्स आएगा, क्योंकि पहले डिविडेंड पे नहीं होता था, पर अब उन्होंने इस तरीके से टैक्सेशन। तो LTCG और ये सब जो आ गया 12% पे, जैसे हम अगर म्यूचुअल फंड बना रहे हैं और उसको अगर जब उसको क्लोज करते हैं म्यूचुअल फंड को,
तो उस पे जो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी तो जी लगता है। जी, वो लगता है 1.25 लाख रुपए के बाद। तो अगर आप पहला 1.25 लाख रुपए का जो आपका गेन होता है, उस तक आपको एग्जेम्पशन होती है, और उसके बाद आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। देखिए, लोग अगर ना डेटा से बात करें तो लोगों ने बहुत हाई हाई मचाई पीछे कि अरे बढ़ा दिया। वी हैव टू रियलाइज कि पूरे कंट्री में पिछले साल 30 लाख लोगों ने गेन्स बनाए हैं लॉन्ग टर्म में। 140 करोड़ के देश में 30 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने गेन्स बनाए हैं लॉन्ग टर्म में। तो किसी ने 10,000 बनाया होगा, किसी ने 2,000 बनाया होगा, किसी 5,000, 50,000। और जो एलिजिबल थे टैक्स के लिए वो मुश्किल से 2 लाख लोग थे। मतलब जिनकी एक पहले पिछले साल तक 1 लाख रुपए का वो होता था, वेवर होता था। हाँ, अभी 1.25 लाख। अब 1.25 लाख कर दिया। तो 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाने वाले मुश्किल से 3 लाख लोग थे, और हाई 140 करोड़ लोग कर रहे हैं। और वो 3 लाख लोग जो है ना, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो चुप है। वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पैसा कमाना आता है। जिस आदमी को पैसा कमाना आता है ना, वो टैक्स को लेके ज्यादा हाई नहीं करता, क्योंकि वो चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। अब मैं क्या जाके मैम को बोल सकता हूँ, निर्मला सीतारमण मैम को, नहीं प्लीज मत करो, और वो मेरी मान लेंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। उनके इतने एडवाइजर्स बैठे हैं। एडवाइजर, उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, उनको भी कुछ बजटरी डेफिसिट्स को पूरा करना होगा, कुछ उनके भी रीजंस होंगे। ऐसे शौकिया तो नहीं है कि वैसे चलो इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो। सो पॉइंट इज कि पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स व्हिच आर नॉट इन देयर कंट्रोल। टैक्सेस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैक्सिमम कुछ रूल्स, कुछ टेक्निक्स होती है ऑप्टिमाइज करने की टैक्सेशन को, आप कर सकते हो।